हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस। हमारा चैप्टर ठोस अवस्था में हम लोगों ने 12 या 13 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम सेकंड लास्ट कह सकते हैं। इस आज की वीडियो के बाद एक वीडियो में और आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड एकदम A to Z क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक, तो पहले हम इस 2 लेक्चर में, आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल, हम इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, सॉलिड ठोस अवस्था को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ठोस। ठीक, इससे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर था, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हम लोग जानते हैं ठोस के जो अणु होते हैं उनके बीच में प्रबल अंतराण्विक बल लगता है। मतलब उनके अणु बहुत पास होते हैं। बहुत पास होने के कारण उनके अणुओं के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो ठोस अणु होते हैं उनके अणुओं के बीच खाली स्थान कम होता है। उसी को कहते हैं कि इसमें अंतर आणविक स्थान कम होता है। भाई बहुत पास अणु रहेंगे तो अणुओं के बीच जो खाली स्थान कम रहेगा, तो अंतरा आणविक जो क्या रहेगा, अंतरा आणविक स्थान वो बहुत कम होता है। दूसरी बात, ठोस केवल बहुत पास घन होते पहले से, तो उनको दबाया नहीं जा सकता है बहुत, तो कह सकते हैं मतलब उनको दबाया ही नहीं जा सकता है, तो कहते हैं इसलिए असंपीड्य होते हैं। ठीक, ठोस के अणु बहुत गति नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते अपने स्थान से, इसलिए इनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ये प्रसार नहीं करते हैं। ठीक, बहुत कम, मतलब ना के बराबर प्रसार करती है। सब ठोस जो द्रव्य होते हैं उस सब के गुण। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना, हमको ये समझ, हमको पढ़ना ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, मेन टॉपिक हमारा ये। बाकी जो हमने बताया असंपीड्य होते हैं, प्रसार नहीं होता है, प्रबल अंतराण्विक बल लगता है, या क्लास 9 से पढ़ते हैं। तो 12th में आपको पढ़ना ठोस के प्रकार। तो ठोस 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। इन्हीं को समझ लेना है, आपका टॉपिक क्लियर। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में क्या इसको कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है आपका एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड, इसकी इंग्लिश होती है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होती है? अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश होती है एमरफस सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये 2 प्रकार के ठोस होते हैं। अच्छा, ये 2 प्रकार के ठोस किस आधार पर बांटे गए हैं? तो जो कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठोस में जो कणों की व्यवस्था होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है, उसके आधार पर ये 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड 2 टाइप में ये विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। इन्हीं के बारे में हम पढ़ लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण पढ़ेंगे, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। ये इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे। ये 2 आप अलग-अलग पढ़ेंगे। फिर यही दोनों क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर भी बन सकता है, बहुत ज्यादा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, और उसके एग्जांपल भी पूछता है। ठीक, ये हो जाएगा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के। जब हो जाएगा हमारा, तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये पढ़ने के बाद ये हम खत्म हो जाएगा ठोस के प्रकार पूरा। उसके बाद केवल एक टॉपिक बचेगा, वो भी एंड हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इससे फोकस करते हैं। ध्यान से देखो, ऐसा ठोस जिसमें उसके अवयवी कणों की एक नियमित एवं निश्चित त्रिविम में व्यवस्था होती है। ध्यान सुनना, ऐसा ठोस जिसमें उसके अवयवी कणों की त्रिविम में, त्रिविम तो 3D में है ना, त्रिविम में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉन्ग रेंज, दीर्घपरासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें होती है। ठीक है ना, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर से देखने से सुने, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविम में नियमित एवं निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात उनके कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है।
लॉन्ग रेंज दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक, अर्थात इनके अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं, ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। अब आएगा ये लघु परासी और दीर्घ परासी क्या, इतना तो समझ गए होंगे ना कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अभिकरण होते हैं ये आर्डर में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और इसके जो लघु है आप क्रिस्टलीय ठोस के अभिकरण ये नियमित एवं निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर वो नियमित एवं निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है तो उसी को कहा जाता है दीर्घ परासी। दीर्घ परासी का मतलब वो नियमित एवं निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, और लघु परासी का मतलब हो जाएगा वो नियमित और निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, तो उसी को कहा जाता है लघु परासी व्यवस्था। इसे एग्जांपल समझे, एक फिगर द्वारा आपको समझाना है। दीर्घ परासी व्यवस्था देखो, जैसे मान लो ये कण ऐसे है, ठीक, एक कोई कण इसके बगल में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मान लो इसको ए मान लेते, इसके बगल वाला बी है, ए है, बी है, ए है, फिर बी है। तो एक आर्डर आपको समझाया, तो इसमें देख रहे हो, इसमें एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर आएगा, ए के बाद फिर आएगा, ए बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी है। मतलब इसमें जो अवयवी कण ए बी है उनकी नियमित एवं निश्चित व्यवस्था है कि उसमें कोई ना कोई नियम है और कोई ना कोई अरेंजमेंट व्यवस्था है। ये कंफर्म है, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, ठीक। तो ये दीर्घ परासी व्यवस्था लंबे दूरी तक जाएगा। लेकिन लघु परासी व्यवस्था में क्या होता है, इसमें एग्जांपल समझ लो, मान लो ए है, फिर बगल में बी है, फिर मान लो बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर हो सकता है दो बी आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक नियमित एवं निश्चित व्यवस्था हुई और ये नियम दूर तक मतलब फैला हुआ एकदम फिक्स में। तो दीर्घ परासी व्यवस्था, लघु परासी शॉर्ट रेंज, मतलब इसमें कोई व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद बी आ जाए, फिर आ जाए, फिर मतलब इसमें नियमित एवं निश्चित व्यवस्था होती है, उसी को लॉन्ग रेंज दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं। इसमें नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसी को लघु परासी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ समझ गए होंगे, ये दीर्घ परासी होते हैं और ये लघु परासी होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम एक एक पॉइंट समझते जाए, वो अंतर आपका बनता जाएगा, ठीक। तो पहला समझो अंतर हो गया। दूसरा देखो आप, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट इसमें ये आपके वास्तविक मतलब ठोस होते हैं, ये रियल सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? रियल सॉलिड, वास्तविक ठोस। और ये जो होता है ये काल्पनिक, ये वास्तविक ठोस होता है, और इसको कहते हैं यार छद्म ठोस। क्या कहते हैं? छद्म ठोस, स्यूडो सॉलिड, छद्म ठोस या सुपर कोल्ड लिक्विड इसको भी कहते हैं, मतलब अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। अब ये लिखने में असिद्धि लिखने में मिस्टेक हो सकता है भैया, आप लोग समझ जाएंगे। अब इसका मतलब देखो, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। छद्म ठोस मतलब ये वो ऐसा ठोस जो धोखा देने वाला, जो वास्तविक ठोस ना हो, तो ये स्यूडो सॉलिड हो गया, मतलब छद्म ठोस हो गया। और अतिशीतित द्रव का मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब हुआ आप क्रिस्टलीय ठोस है, यदि उनको अधिक से अधिक ताप दिया जाए तो वो उसमें बहने का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? बहने का। लेकिन उनकी बहने की दर जो होती है, प्रवाह होने की दर बहुत ही स्लो होती है, तो इसलिए इसको छद्म ठोस या सुपर कोल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, आपको बता रहे हैं, मान लो कोई मकान वगैरह हो ना, बहुत पुराना, जैसे मान लो हॉस्पिटल वगैरह, कांच लगी हो, खिड़की लगी हो, खूब पुराना है ना, मतलब एकदम सड़ने लायक हो गया होगा, ऐसा कुछ। उसमें जो कांच खिड़की लगी होगी, जो कि कांच जो होता है ना वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें देखोगे कि जो कांच को से टच करके तो ऊपर जो मोटाई होगी और नीचे जो मोटाई होगी, तो नीचे वाली मोटाई ऊपर वाली मोटाई की अपेक्षा ज्यादा होगी। जबकि जब कांच का निर्माण हुआ था तो हर जगह मोटाई सेम थी, लेकिन ध्यान से देखना,
ऊपर मोटाई कम हो गई, नीचे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, उसमें समय के साथ साथ ताप होने से धीरे धीरे प्रवाह हुआ है कांच का, मतलब ऊपर से नीचे प्रवाह हुआ है। कौन? कांच। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक है ना? मतलब आप इसलिए ठोस में प्रवाह का गुण होता है, बहुत कम उसकी प्रवाह की दर होती है, लेकिन होता है, इसलिए इसको अतिशीतल द्रव भी कहते हैं। चूंकि ये मतलब धोखा देने वाला ठोस है, ऐसे भी कह सकते हो। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? छद्म ठोस कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। ठीक है ना? ओके, तो पहला हो गया, ये हो गया। दूसरा पॉइंट भी हो गया, वास्तविक ठोस, छद्म ठोस। तो सी पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है। अब ये पॉइंट समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये इंपॉर्टेंस समझना। क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति के होते हैं भैया? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इसी को समझना है। समदैशिक और विषमदैशिक। विषमदैशिक गैस होती है एन आइसोट्रोपिक, और ये होता है आइसोट्रोपिक। यही ध्यान समझना कि विषमदैशिक क्या प्रकृति होती है और समदैशिक प्रकृति क्या होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को समझ लो यार। तो विषमदैशिक प्रकृति का मतलब ठोस के विभिन्न दिशाओं से, विषमदैशिक मतलब विभिन्न दिशाओं, ठीक है। विषमदैशिक प्रकृति ध्यान से देखना। क्रिस्टलीय ठोस में यदि उसके किसी क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुणों का, जैसे चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ठीक है, सब क्रिस्टल के क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण का यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसके भौतिक गुण, चालकता, अपवर्तनांक आदि का यदि आप भिन्न भिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं में मेजरमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस ऐसे बना हुआ है, और क्रिस्टलीय ठोस का यहां से अगर अपवर्तनांक मेजर करोगे तो कुछ अलग आएगा, यहां से अपवर्तनांक अलग आएगा, यहां से अपवर्तनांक यहां से अपवर्तनांक अलग, मतलब अलग अलग दिशा से क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुणों का अध्ययन करोगे तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। इसलिए होता है विषमदैशिक, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से इसके भौतिक गुणों का मापन करने पर उसका मान अलग अलग आता है, इसलिए क्या होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस के भिन्न भिन्न दिशाओं से भौतिक गुणों का मापन करने पर सभी गुण क्या होते हैं? एक समान आते हैं, इसलिए ये किस प्रकृति का होता है? समदैशिक प्रकृति का होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट अभी हमने अंतर पढ़ा, समदैशिक, विषमदैशिक, वास्तविक ठोस, छद्म ठोस, अशोषित द्रव। इसमें कैसी व्यवस्था होती है? दीर्घ परासी। इसमें कैसी व्यवस्था होती है? लघु परासी व्यवस्था। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, तीन अंतर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब हम लोग फोर्थ अंतर पढ़ने चलते हैं, ठीक? ओके, फोर्थ डिफरेंट इसमें पढ़ने चलते हैं। किसमें? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो क्रिस्टलीय ठोस में फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग, डी। इसमें मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब ध्यान, यहां लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक निश्चित, और यहां पर हो जाएगा गलनांक अनिश्चित। इसका मतलब हुआ कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक फिक्स ताप पर क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, गल, ठीक है ना, पिघल जाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर उसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, तो पहले वो नरम होगा, मुलायम होगा, फिर धीरे धीरे पिघलेगा। मतलब इसका कोई गलनांक फिक्स नहीं है, किसी पर ही पिघल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनका गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक? ये आपका चौथा, पांचवा लास्ट अंतर। और ये अंतर में 5 अंतर होगा। ई में क्या हो जाएगा? विदलन, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को अगर कट करोगे तो इनका जो सरफेस होगा वो समतल होगा, स्मूथली होगा, एकदम क्लीन होगा, ठीक? साफ
एकदम समतल, साफ सुथरा, स्पष्ट होगा। कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस के विदलन करोगे आप, काटोगे तो जो उनका सरफेस होगा वो समतल और स्पष्ट होगा, और अक्रिस्टलीय ठोस को जो काटोगे तो इनका जो समतल होगा, काटना तो विदलन करना, वो असमतल होगा और अस्पष्ट होगा। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आप देख लो, कांच, रबड़, प्लास्टिक। कांच, रबड़ और प्लास्टिक, ये सब किसके उदाहरण है? आप क्रिस्टलीय ठोस इसमें से कुछ काटो तो वो ऐसा आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इसमें मान लो NaCl का स्ट्रक्चर हो गया, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे भैया? क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, ऐसे मान लकड़ी है, लकड़ी की तरह जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, ये सब आएंगे क्रिस्टलीय ठोस में और ये सब आएंगे अक्रिस्टलीय ठोस में। तो हमने 5 अंतर, हमने क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देखी, उस डेफिनेशन को एक हमने अंतर पॉइंट में बनाया और उससे रिलेटेड हमने 4 और बातें देखी। कुछ 5 पॉइंट हो गए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आप ये जान गए। ठीक, अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं, इसको वास्तविक ठोस कहते हैं, स्यूडो जान ही गए हो, उदाहरण भी जान गए। अब आते हैं बारीक इनके टाइप के बारे में। तो अक्रिस्टलीय ठोस को कोई प्रकार, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में प्रकार होते हैं और उन्हीं प्रकारों को हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो जो ये ठोस का प्रकार है वो हमारा हो जाएगा खत्म। तो क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये देखो कितने टाइप का होता है क्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट होता है इसमें आयनिक ठोस। क्या होता है भैया? आयनिक ठोस। सेकंड होता है नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, एक ही बात होगी। चलो तीसरा देखते हैं आणविक ठोस। कैसा? मॉलिक्यूलर ठोस, आणविक ठोस। और चौथा होता है धात्विक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की ये 4 ठोस हैं। इन 4 ठोसों को हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में इन 4 ठोसों को पढ़ लेंगे तो हमारा ठोस का प्रकार हो जाएगा खत्म। इन 4 ठोसों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन 4 ठोस में अंतर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये जैसे हम लोग पढ़ लेंगे ठोस का प्रकार खत्म हो जाएगा। उसके मतलब ये चैप्टर 2 दिन में आपका खत्म। 2 लेक्चर और बहुत आराम से सॉलिड चैप्टर खत्म। 5 से 7 मार्क का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो आप क्रिस्टलीय ठोस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आज के लिए